सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट 2019, सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, मतलब नागरिकता कानून जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो पिछली क्लास हमने पढ़ा भी था 1955, उसमें 2019 में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था, जो बहुत कंट्रोवर्सी में रहा था। आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा कि आपने मुझसे ये कंप्लेन किया था कि सर आपका राइटिंग दिखता नहीं क्योंकि आप बहुत छोटा लिखते हो। मैं आपको ये भरोसा दिलवा सकता हूं कि अब जो मैं लिखूंगा वो काफी बड़ा होगा और आपको एकदम क्लियर दिखेगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स पे बताते रहे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। अब ये जो आज का जो एक्ट है, नागरिकता संशोधन कानून 2019, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है, जैसा आपको भी पता है, हमको भी पता है। सबसे अजीब बात क्या था कि कई लोग, मे भी हो सकता है, मैं आपको इतना भरोसा दिलवा सकता हूं 20 से 30% को तो सारे लोगों को तो पता था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है। बाकी लोगों को इसके बारे में एक्चुअल नॉलेज नहीं था। कुछ लोग फिर भी इसका अपोज कर रहे थे, उनको नहीं पता था, फिर भी कुछ लोग क्या थे? प्रो इसके थे, प्रो मतलब इसके समर्थक थे, मतलब एग्जैक्टली उनको नहीं पता था। आपको क्या करना है, आज का ये जो वीडियो लेक्चर होगा उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है और अपने आसपास पड़ोस, माता पिता, जिनको भी किसी तरह का मिसकंसेप्शन है इस थ्योरी को लेकर, आपको उनको क्या करना है? इससे अवगत कराना है, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं आपको भरोसा दिलवा सकता हूं कि आज के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि गवर्नमेंट सही है, यानी कि जो प्रो थे गवर्नमेंट के वो लोग सही है या गवर्नमेंट से, या जो अपोज कर रहे थे। इट्स अप टू यू। मैं यहां किसी का पक्ष नहीं लेने वाला, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलने वाला। मैं आपको प्रो आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, मतलब उसके समर्थन में आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, मैं एंटी आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, जो उसके अगेंस्ट में वो भी आर्गुमेंट्स दूंगा। इट्स अप टू यू व्हाट यू डिसाइड, ठीक है। मतलब ये आप पे है कि आप क्या डिसाइड करते हो। आप ये मत सोचना कि मैं क्या डिसाइड करता हूं या सर इसके समर्थन में ज्यादा बोल रहे हैं, मैं वही बोलूंगा जो सच है, ठीक है। बाकी आपको डिसाइड करना है कि इसमें क्या फैक्ट है, कौन सही बोल रहा है, कौन सही नहीं बोल रहा है। मुझे बस क्या करना है, मैं आपको प्रो आर्ग्यूमेंट और एंटी आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एकदम आराम से समझाता हूं। देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है, जो हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था ना हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955, अगर सबको याद होगा तो ये एक्ट कौन सा था? सिटीजनशिप एक्ट 1955। मैं आपको बता रहा हूं, ये था सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये पहली बार अमेंड हुआ है क्या? अगर मैं पूछूं आपसे कि या पहली बार किसी गवर्नमेंट ने इसे अमेंड किया है, तो नहीं, ऐसा नहीं। इससे पहले भी ये 5 टाइम्स तक अमेंड हो चुका है। जैसे मैं आपको बात बताता हूं, 1986 में ये एक बार अमेंड हुआ, ठीक है। उसके बाद 1992 में ये अमेंड हुआ, मतलब आज तक 5 टाइम्स, 2003, 2005, 2015, मतलब 2003, 2005 एंड देन 2015। मींस एक्चुअली ये इतनी बार ऑलरेडी अमेंड हो चुका है, ठीक है। कितने बार? इतने बार ऑलरेडी। अमेंड मतलब संशोधन। अमेंडमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? संशोधन। मैंने ऊपर में यहाँ लिखा हुआ भी है, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन। तो ये पहली बार अमेंड हो रहा है? नहीं, ये पहली बार अमेंड नहीं हो रहा है, ऑलरेडी इसे कई बार अमेंड किया जा चुका है। मतलब कितने बार? 5 टाइम्स ऑलरेडी अमेंड किया जा चुका है। 5 टाइम्स, ये ऑलरेडी 5 टाइम्स क्या है? अमेंड किया जा चुका है। तो ये जो अभी जो हम लोग अमेंड हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, कौन सा था? वो 6th टाइम था। वो कौन सा टाइम था? दैट वाज द 6th टाइम। ये जो 2019 वाला जो अमेंडमेंट था वो कौन सा था? 6th टाइम था। मतलब ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने ही अमेंड किया है सिटीजनशिप को, पहले भी गवर्नमेंट ने अमेंड किया है, लेकिन इस बार क्यों इतना कंट्रोवर्सी में रहा वो हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले भी ये कई बार अमेंड हो चुका है। मतलब सिटीजनशिप एक्ट ऐसा नहीं कि आज पहली बार अमेंड किया गया, इससे पहले कई बार इसको अमेंड किया जा चुका है और ये 6th टाइम है जब क्या हो रहा है, इसको अमेंड किया जा रहा है, मतलब इसको संशोधन किया जा रहा है। मैंने कई बार संशोधन बोला है, पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं। कोई भी ना, अगर गवर्नमेंट को ये पार्लियामेंट अगर किसी भी क्या करती है, किसी भी चीज को अमेंड करती है, तो अंडर आर्टिकल 368 करती है। पता नहीं मैंने आपको कभी बताया है कि नहीं, अगर नहीं भी बताया तो आज आप लिख लेना, अंडर
आर्टिकल 368। जब मैं पढ़ाऊंगा ना इसको तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कंट्रोवर्सी है, मैं आपको बताऊंगा क्या है इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी। तो अंडर आर्टिकल 368 गवर्नमेंट क्या करती है, इसको अमेंड करती है किसी भी चीज को, ठीक है। तो अब मतलब अगर अपने संविधान को उसको अमेंड करना है तो वो किसके अंडर में करती है, अंडर आर्टिकल 368 करती है। तो सबसे पहले कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, ये हमको क्या पता होना चाहिए, ये 6th टाइम अमेंड हुआ है, मतलब ऑलरेडी इसको कई बार अमेंड किया जा चुका है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार अमेंड किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलीगल माइग्रेंट कौन होते हैं, ठीक है। इलीगल माइग्रेंट, क्योंकि पूरा खेल इसी का है, इलीगल माइग्रेंट। अब बोलोगे सर इलीगल माइग्रेंट को आप हिंदी में लिख दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, देखो इलीगल माइग्रेंट का मतलब अवैध प्रवासी, ठीक है। अवैध प्रवासी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं। कौन होंगे इलीगल माइग्रेंट इंडिया में, सबसे पहले वो समझते हैं, ठीक है। जो इंडिया में वैसे फॉरेन सिटीजन, वैसे विदेशी नागरिक, ठीक है, वो जो इंडिया में तो आए हैं, ठीक है, विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो क्या है इंटर्स इनटू इंडिया। आई होप सबको दिख रहा होगा आज, इंटर्स इनटू इंडिया विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब जो इंडिया में आए हैं लेकिन उनके पास कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं। अब बोलो कैसा ट्रैवल डॉक्यूमेंट सर, मैं आपको बताता हूं, लाइक व्हाट, लाइक पासपोर्ट, ठीक है। वीजा, आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपको वीजा लेना पड़ता है, कितने दिनों तक आपको वहां रहना है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा कौन है ये इलीगल माइग्रेंट, किसके लिए, ये फॉरेन, ठीक है, सिटीजन। ये तो मतलब वैसे फॉरेन सिटीजन जो इंडिया में इंटर तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई जो सच में उनके पास जो ट्रैवल, हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारे पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होता है। लाइक हम किसी देश गए तो क्या होता है, हमारे पास पासपोर्ट होता है, हमें उस देश का क्या लेना पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है कि हाँ हम इतने दिनों तक रुकेंगे। तो अगर कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है, इंडिया में आया है, उनके पास ना वैलिड क्या है, ना वैलिड पासपोर्ट है, ना कोई वैलिड क्या है वीजा है, फिर भी वो इंडिया में रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा। या ठीक है, जो उनका मान लो कि कोई इंडिया में तो आया है, ठीक है, और विद परमिशन आया है इंडिया में, मतलब उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी था लाइक पासपोर्ट, वीजा, लेकिन जो उनका टाइम पीरियड था, जो परमिटेड टाइम पीरियड था, ठीक है, जो परमिटेड टाइम पीरियड था, परमिटेड टाइम पीरियड जो था, टाइम पीरियड जो था वो क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। मतलब किसी ने आया इंडिया में और 10 डेज का मान लो वीजा लिया, फॉर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, और वो 10 डे के बाद तो उसको रिटर्न होना चाहिए, लेकिन वो रिटर्न नहीं हुआ, तो जो परमिटेड टाइम पीरियड था वो क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब उन्होंने वीजा लिया था, ट्रैवल डॉक्यूमेंट उनके पास था, ठीक है, वीजा लिया, पासपोर्ट लिया, लेकिन जो परमिटेड टाइम था वो क्या हो चुका है, वो एंड हो चुका है, तब भी वो क्या कहलाएंगे, इलीगल माइग्रेंट। परमिटेड टाइम क्या हुआ है, एक्सपायर हो गया है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, लिविंग इन इंडिया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। मतलब आपको कुछ बात पता होना चाहिए। क्या क्या बात पता होना चाहिए, अगर हम लोग नागरिकता कानून वाला जो पूरा ये पार्ट पढ़ रहे हैं, ये पूरा पार्ट का नाम मैंने क्या रखा है, नागरिकता संशोधन कानून 2019। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले कि क्या ये पहली बार अमेंड किया गया, पहली बार इसमें संशोधन किया गया, नहीं, इसे ऑलरेडी 5 टाइम्स अमेंड किया जा चुका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ने इसे अमेंड किया है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसे अमेंड करती रहती है, और ये जो है जो इस बार अमेंड हुआ है वो 6th टाइम है। और ये पूरे चीज को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलीगल माइग्रेंट क्या होता है। तो मैं फिर से आपको एकदम आराम से बता रहा हूं कि अवैध प्रवासी वैसे लोग होते हैं, वैसे विदेशी नागरिक होते हैं जो इंडिया में तो आते हैं लेकिन उनके पास कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, क्योंकि हम कहीं किसी कंट्री में जाते हैं तो हमारे पास पासपोर्ट होता है, वीजा होता है कि हम वहां कितने दिन तक स्टे करेंगे, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है। लेकिन
उनके पास तो ना वीजा है ना पासपोर्ट है, तो वो वैलिड हुए क्या? नहीं, वो अवैध प्रवासी हुए, तो उनको क्या बोलते हैं? इलीगल माइग्रेंट। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास क्या होता है? ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तो होता है, लेकिन जो उनको परमिटेड टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है, फिर भी वो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएंगे? अवैध प्रवासी कहलाएंगे। ये दो बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा आज का जो लेक्चर है ना, वो किसके इर्द गिर्द घूमने वाला है? ये इलीगल माइग्रेंट के इर्द गिर्द घूमने वाला है। आप लोग क्या करोगे? आप लोग जब इस लेक्चर को देखोगे तो हर एक चीज को, जैसे मैंने इलीगल माइग्रेंट बताया, तो आप अपने लैंग्वेज में, अपने नोट्स कॉपी में इसको लिखते हुए जाओगे, ठीक है। चलो मैं आगे का बताता हूं। तो हम लोग इसमें अब स्टार्ट करते हैं, ये पूरा क्या है, पूरा ये हुआ क्या है, इसमें क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको 3 कंट्री का नाम याद रखना है। सबसे पहले अगर आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 समझना है, तो ये पूरा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो केवल 3 कंट्री के लिए है। पाकिस्तान, एक्चुअली में मुझे अफगानिस्तान से लिखना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखता हूं। अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, एंड लास्ट वन इज व्हाट? पाकिस्तान, ठीक है। ये 3 कंट्री के लिए ही है, ये 3 कंट्री है। अब गवर्नमेंट का क्या बोलना है? गवर्नमेंट का बोलना है कि ये जो 3 कंट्री आपको दिख रहा है ना, मैं आपको फिर कुछ इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं। यहाँ जो सिख माइनॉरिटीज है ना अफगानिस्तान में, सिख माइनॉरिटी, आई होप आज सबको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ जो सिख माइनॉरिटी है, और यहाँ बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी, पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी। ये लोग के साथ क्या हो रहा है ना, ये लोग के साथ ना रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, मतलब कि धार्मिक उसको उत्पीड़न, जैसे नहीं बोलते हैं कि इसको ना किसी विशेष धर्म को वो लोग टारगेट करते हैं, मतलब एक विशेष धर्म के लोगों को वो लोग टारगेट करते हैं और बहुत तरह का क्या करते हैं? एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो गवर्नमेंट का क्या बोलना था? ये जो 3 कंट्री है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां क्या हो रहा है? जो माइनॉरिटीज है, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, मतलब जो क्या है? अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, उन लोगों पे क्या हो रहा है? बहुत तरह का उनका शोषण किया जा रहा है। और क्योंकि इनका शोषण किया जा रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि जिन लोगों का शोषण हो रहा है, हम क्या करें? उसे हम अपने देश की नागरिकता दें, और वो भी आसान तरीकों से। तो गवर्नमेंट का क्या बोलना था कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में पता है क्या लिखा हुआ है? इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कि वो लोग इस्लामिक है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? गवर्नमेंट ये बोल रही थी, ये गवर्नमेंट का प्रो आर्ग्यूमेंट है। गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है? इनका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इनका संविधान क्या बोलता है? इनका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, इनका संविधान बोलता है कि ये कैसे देश है, ठीक है, ये लोग क्या को मानते हैं? वो बोलता है कि ये लोग इस्लाम है, इस्लाम, समझ में आया? और इनका स्टेट रिलीजियन क्या है? मतलब इनके देश का धर्म क्या है? इनके देश का जो धर्म है, स्टेट रिलीजियन जिसको हम लोग बोलते हैं, इनका स्टेट रिलीजियन क्या है? इनका स्टेट रिलीजियन वो क्या है? वो इस्लाम है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में किसी धर्म को इंडिया में किसी एक धर्म को अधिक अधिकार दिया गया है क्या? कभी नहीं दिया गया है, ठीक है, सब धर्मों को सेम अधिकार दिया गया है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही है 3 कंट्रीज है, वन इज व्हाट? अफगानिस्तान, अदर वन इज व्हाट? बांग्लादेश, एंड द नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान। यहाँ सिख माइनॉरिटीज का बहुत तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, जिसको हम लोग रिलीजियस प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हिंदू माइनॉरिटी, अगेन पाकिस्तान में भी हिंदू माइनॉरिटी। आपको जान के बहुत अजीब लगेगा, जब पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू थे एक टाइम पे, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि 18 से भी ज़्यादा परसेंटेज हिंदू थे, लेकिन आप वहाँ जाओगे तो अभी ठीक से अच्छे तरीके से मेरे को लगता है कि 2 to 1% भी हिंदू नहीं हो, 1 to 2% भी आपको ठीक तरीके से हिंदू नहीं मिलेगा। ऑफिशियल डाटा तो पाकिस्तान 3% क्लेम करती है, लेकिन उससे भी कम आपको हिंदू मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार वहां हिंदू लोगों पे क्या किया जा रहा है? अत्याचार किया जा रहा है, एट्रोसिटीज किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, ठीक है, उनको धार्मिक अत्याचार उन पे किया जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट का क्या बोलना है कि ये जो 3 कंट्री है खासकर, वहां ऑलरेडी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि वो लोग क्या है? इस्लाम है, ठीक है, और उनका स्टेट रिलीजन क्या है? इस्लाम है, मतलब वहां इस्लाम धर्म को विशेष अधिकार दिया गया। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि ये जो 3 कंट्री के लोग हैं, ठीक है, 3 कंट्री के लोग हैं, इसमें से कौन कौन से धर्म को आपको याद रखना है? गवर्नमेंट बोलती है सबसे पहले, तो मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले सिख, मैं ये धर्म आप याद रखिएगा, सबसे पहले
हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जिसको हम लोग बौद्ध बोलते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, या जिसको हम लोग जैनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, पारसीज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एंड जैन। मतलब क्या है कि ये जो आपको इतना जो यहाँ धर्म दिख रहे हैं, इन सारे धर्मों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाया है। कहाँ प्रोविजन बनाया? सिटीजनशिप एक्ट 2019 में। फिर से मैं रिपीट करूँ, अभी तक से मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि गवर्नमेंट का ये बोलना है, ये जो 3 कंट्री अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि दे आर इस्लाम, वो लोग इस्लाम है, और उनका जो स्टेट रिलीजन है, स्टेट रिलीजन का मतलब जो उनके देश का जो धर्म है वो क्या है? इस्लाम है। मतलब उन्होंने क्या क्या है? इस्लाम को विशेष अधिकार दिया है। और इन सारी कंट्रीज में क्या होता है? जो माइनॉरिटीज है, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, उन पे क्या किया जाता है? एट्रोसिटीज किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण होता है। तो क्या होता है? लगातार वो लोग क्या करते हैं? वहां रहना उनके लिए क्या है? बहुत मुश्किल है, उनका सर्वाइवल वहां बहुत मुश्किल है, उनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होता है, उनका उत्पीड़न होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इन ये जो यहाँ जो रिलीजियस माइनॉरिटीज आपको दिख रहे हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, इनको हम क्या करेंगे? इनको हम इंडिया का सिटीजनशिप देंगे, वो भी आसान तरीके से। पहले तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता था? 12 ईयर्स लगता था, लेकिन क्योंकि इनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, वहां धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है वहां इस देश में, तो हम इनको क्या करेंगे? इनको इंडिया का सिटीजनशिप देंगे, लेकिन आसान तरीके से। अब यहाँ सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी क्या हुआ कि यहाँ कहीं भी मुस्लिम का नाम नहीं था। मुस्लिम को इंक्लूड किया गया क्या? नहीं। एक मिनट वेट, मैं इस कलर से नहीं लिखता हूं, आपको दिखेगा नहीं। मुस्लिम को कभी यहां इंक्लूड नहीं किया गया। सबसे बड़ा बात क्यों? गवर्नमेंट क्या बोल रही है? क्योंकि ये तो ऑलरेडी इस्लामिक कंट्री है, यहां मुस्लिम पे क्या अत्याचार होगा, यहां उन पे क्या एट्रोसिटी होगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, ये था गवर्नमेंट का। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या बोल रही थी? अगर आपको याद होगा तो जो हमारा नेचुरलाइजेशन प्रोसेस था, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे? हमारा जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस था, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, उसमें याद है आपको, किसी भी पर्सन को अगर इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए तो क्या करना पड़ता था उनको? सबसे पहले तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। याद होगा आप सबको, इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहला बात तो ये। दूसरा, उनको सिटीजनशिप लेने के लिए इंडिया में कितना दिन रहना पड़ता था? 11 ईयर्स प्लस 1 ईयर। याद है, ये 1 ईयर कब था? जब जस्ट आप अप्लाई करोगे ना, उससे जस्ट 1 ईयर आपको क्या करना पड़ता था? लगातार इंडिया में रहना पड़ता था। और ये 11 ईयर तो आपको लगातार नहीं रहना था, मतलब आपको कितना ईयर रहना पड़ रहा था? 12 ईयर्स इंडिया में, तब आपको सिटीजनशिप मिल रहा था ना। लेकिन इस चीज के करने के बाद, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट जब हुआ 2019 का, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये जो आपको धर्म दिख रहे, कितने धर्म दिख रहे? 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 धर्म के लोग हैं, उनके लिए ये जो प्रोसेस है ना, उनको क्या कर दिया गया? थोड़ा इजी कर दिया गया। गवर्नमेंट ने बोला हम एक कट ऑफ डेट डिसाइड करते हैं। वो कट ऑफ डेट कितना था? मैं यहां लिख रहा हूं, वो कट ऑफ डेट था, ठीक है, कट ऑफ डेट था 31 दिसंबर 2014। दिस इज अ कट ऑफ डेट। इसको क्या बोला गवर्नमेंट ने? कट ऑफ डेट। मीन्स गवर्नमेंट ने बोला कि डजेंट मैटर आप लीगल माइग्रेंट हो या इलीगल माइग्रेंट हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आप लीगल माइग्रेंट हो या इलीगल माइग्रेंट हो, अगर आप इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस तक आए हो तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। आपको ये 12 इयर्स वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस डेट पे आया है, ठीक है, आप अगर 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आपने इंडिया में इन किया है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप लीगल माइग्रेंट हो या इलीगल माइग्रेंट हो, सबको सिटीजनशिप दिया जाएगा।
क्या सबको? हाँ, लेकिन केस क्या है, केवल इन 3 कंट्रीज के ही लोग होने चाहिए और इसी 6 धर्म से बिलोंग करने चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अब इससे पहले जब हम लोग को नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से जब हम लोग को सिटीजनशिप मिलता था तो क्या था उसमें हम लोगों को यह बात याद रखना था, उसमें कितना दिन रहना पड़ता था, 12 ईयर्स रहना पड़ता था इंडिया में। 11 ईयर्स रेगुलर नहीं रहना पड़ता था, लेकिन जिस दिन हम लोग अप्लाई करते थे उससे क्या होता था, 1 ईयर बिफोर हम लोगों को रेगुलर रहना पड़ता था। लेकिन जब ये वाला सिटीजनशिप अमेंड किया गया, ठीक है, और इसमें क्या किया गया, इसको थोड़ा रिलैक्स किया गया। अब जो नया वाला है उसमें क्या है, प्रोसेस है 5+1 ईयर्स। 5+1 मीन्स 6 ईयर्स। कब मैं बात कर रहा हूं, 6 ईयर्स। अगर आप इंडिया में 6 साल रहते हैं, आपको इंडिया का सिटीजनशिप क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन क्या ये सबके लिए है? नहीं, ये सबके लिए नहीं है, ये केवल इन्हीं 3 कंट्री के लोगों के लिए है, पहला बात। और ये क्या सब धर्मों के लिए है? नहीं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, नॉट फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? मतलब अब इसको रिलैक्स किया गया। एक तो इस डेट को रिलैक्स किया गया, मतलब उसको क्या किया गया, 5+1 ईयर्स में चेंज कर दिया गया। जो पहले 11+1 ईयर्स था, मतलब पहले 12 ईयर्स रहना पड़ता था, अब आप 6 ईयर्स रहेंगे, फिर भी आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। और एक कट ऑफ डेट भी डिसाइड किया गया। अगर इंडिया में कट ऑफ डेट मतलब बोल दिया गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया, अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर इंडिया में कोई आया है, ठीक है, या उस डेट तक आया है, उसको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। आप लीगल माइग्रेंट है, डजंट मैटर, आप इलीगल माइग्रेंट है, डजंट मैटर, हर एक कोई को इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा, क्योंकि उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स यहाँ फेस करना पड़ रहा है। समझ में आया गवर्नमेंट का क्या बोलना था, ठीक है, ये गवर्नमेंट का बोलना था। अब मैं पहले इरेज करता हूँ, काफी सारी चीज लिख दिया, फिर बता दो, ठीक है, ठीक है, मैंने इरेज कर लिया, मैं आपको आगे का बताता हूं। मतलब पूरा मुद्दा कहां फंसा, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस को क्या किया गया, 6 ईयर्स कर दिया गया। किन लोगों के लिए किया गया, 3 कंट्री के लोगों के लिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। क्या सभी धर्मों के लिए किया गया? नहीं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन के लिए किया गया। क्या इसमें मुस्लिम को इंक्लूड किया गया? नहीं, यही तो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है। अब बात स्टार्ट होता है कि ये तो हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हाँ माइनॉरिटीज हैं, उनका क्या होता है, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये होता है ना, देखिए मैं प्रॉब्लम बताता हूं आपको, ठीक है। आप लोग ये देखो कि अपोज कौन कौन कर रहे हैं, अपोज, ठीक है, अपोज करने वाले 2 लोग हैं, ठीक है। एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। एक तो ये लोग हैं, पहला तो ये। दूसरा कौन है, मेनली मुस्लिम्स हैं, ठीक है, मुस्लिम्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स कर रहे हैं, हिंदू भी कुछ बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली ये दोनों लोग इनको अपोज कर रहे हैं। अब इनका क्या बोलना है, ठीक है, इनका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मैं आपको प्रॉब्लम पहले समझा दूं, या पहले मुस्लिम, चलो मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का प्रॉब्लम आपको पहले समझाता हूं। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या है पता है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन मतलब आदिवासी जनसंख्या, जिसको हम लोग ट्राइबल को क्या बोल सकते हैं, आदिवासी, ठीक है, ये आदिवासी, ये लोग हैं। अब इनका क्या बोलना है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत सारे इशूज चलता है, जो हम लोग अगले क्लास में असम अकॉर्ड पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या आपको दिखेगा, असम में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी विन दिखता है, बहुत सारे ना आपको क्या दिखेंगे, बहुत सारे बांग्लादेश के इलीगल माइग्रेंट्स है, या ऐसे बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहां आपको बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स दिखेगा। तो उनका क्या बोलना है ना कि अगर आप ऐसे कर दोगे, जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनको आप सिटीजनशिप दे दोगे, एक तो वो लोग सिटीजनशिप दे रहे इलीगल माइग्रेंट्स को, और उन्होंने टाइम पीरियड को भी रिड्यूस कर दिया है, तो उनका क्या बोलना है, उनका जो अपना कल्चर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो ट्राइबल लोग हैं उनका अपना बहुत स्पेशल कल्चर है, ठीक है, कल्चर है उनका, लैंग्वेज है उनका, कल्चर, लैंग्वेज, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, उनका अपना क्या है, अपना कल्चर है, अपना लैंग्वेज है, अपना भाषा है, ये सारा का सारा ये लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। जब ये सारे इलीगल लोग कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये सारे लोग इसको क्या करेंगे,
डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अगर उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा, एक तो वो लोग इलीगल माइग्रेंट है फिर भी सिटीजनशिप मिल रहा है, दूसरा उनको बहुत कम टाइम पीरियड में मिल रहा है, तो इनके लिए सबसे बड़ा इशू क्या था? इनके लिए सबसे बड़ा इशू था कि अगर ये लोग यहाँ रहने आ गए तब तो ये क्या करेंगे, सारा का सारा इनका जो कल्चर है, इनका क्या होता है, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनको हमको कंजर्व करके रखना पड़ता है, क्योंकि अब बहुत कम ट्राइबल पॉपुलेशन बचा है, और उनका जो कल्चर है, उनका जो रीति रिवाज है, उनका जो भाषा है, उसको कंजर्व करने की जरूरत है। तो उनका बोलने कि अगर आप इसी तरीके से इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ आप लाते रहेंगे और इतने कम टाइम पे लाएंगे तो क्या होगा, सारा का सारा इनका कल्चर, लैंग्वेज सब क्या होगा, सबका सब क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप पता है जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए क्या है अलग, जितना भी मैं आपको बताता हूं, इसमें दो चीजें, ये ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल मतलब छठी अनुसूची, शेड्यूल का मतलब क्या होगा, अनुसूची, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? 6th शेड्यूल में जब मैं बात करता हूं कि इनका तो ये कहना था कि इनका जो कल्चर है वो क्या होगा, इनका कल्चर खराब हो जाएगा, इनका लैंग्वेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, तो इनको क्या लग रहा था, इनको डर लग रहा था, तो गवर्नमेंट को इनके लिए कुछ करना था, तो गवर्नमेंट को कुछ तो करना था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं आपको पहले बताता हूं, असम, मेघालय एंड मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम एंड और त्रिपुरा, ठीक है, ये ऐसे राज्य है ना, ठीक है, जिनको 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, जहां कौन से पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, अपना खुद का ऑटोनॉमी होता है, इनके पास बहुत सारा अलग अलग विशेष अधिकार दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि इनका क्या हो, कल्चर, इनका जो रीति रिवाज है, इनका जो लैंग्वेज है, इनका जो पॉपुलेशन है वो हमेशा कंजर्व रह सके। तो इन्होंने क्या क्या, इसमें बहुत सारे, ये सारे जो स्टेट है वो मेनली किसके लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, मेनली फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन, मेनली तो ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ रहते हैं, मतलब आदिवासी लोग रहते हैं, तो इनको लगता था कि इनका सारा नष्ट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने बोला जितने भी स्टेट 6th शेड्यूल में मेंशन है, इनके पास, आपको एक और बात बता देता हूं, इनका अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, इनके पास एक अलग तरह का ऑटोनॉमी होता है, ठीक है, हर चीज में गवर्नमेंट, इनका में गवर्नमेंट बहुत सारा रूल बनाती है ना, बहुत सारा लॉज बनाती है ना, लेकिन बहुत सारा इनको क्या दिया जाता है, उसमें कंसेशन दिया जाता है, छूट दिया जाता है, इनको अपना खुद का ऑटोनॉमी दिया जाता है इस तरह के स्टेट को, ताकि क्या हो, गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए और उसके कारण इनका कल्चर, लैंग्वेज, पॉपुलेशन ये कम नहीं होना चाहिए, इसको हमको कंजर्व करके रखना है। तो ये सारा कहाँ मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6वीं अनुसूची में, मतलब 6th शेड्यूल में मेंशन है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, इनके पास क्या है, जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन इन सारे स्टेट में, इनका क्या होता है, अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, इनका अपना ऑटोनॉमी होता है, जिसको हम लोग स्वायत्तता बोलते हैं, ठीक है, तो इनका अपना क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अपना डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, ये गवर्नमेंट, तो इनका अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, इनका अपना अलग ऑटोनॉमी होता है, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा छूट भी देती है इन लोगों के लिए, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, ऑटोनॉमी होता है। तो गवर्नमेंट बोली ठीक है, तो जितने भी 6th शेड्यूल स्टेट्स हैं, ठीक है, जितने भी मतलब 6 शेड्यूल्स में जितने भी राज्यों को इंक्लूड किया गया, हम लोग उस पर ये चीज क्या होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अप्लाई नहीं होगा। बोले ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तब तो बहुत अच्छी बात है। तो एक तो गवर्नमेंट ने ये कहा, और दूसरा होता है, एक तो ये तो हो गया, क्या इसमें सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको दिख रहे हैं क्या, नहीं, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं दिख रहे। इसमें आपको कौन दिख रहा है, आपको असम दिख रहा है, आपको मेघालय दिख रहा है, आपको मिजोरम दिख रहा है, आपको त्रिपुरा दिख रहा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर मिजोरम हो गया, मिजोरम तो दिख रहा है, नागालैंड। अब क्या होगा, एक और चीज होता है, फिर एक कुछ स्टेट ने इस पे अपोज किया, एक और होता है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट, ठीक है, इनर लाइन परमिट, ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं और कौन से एक्ट के अंदर आता है ये भी मैं बताऊंगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, मिजोरम वहां भी था वैसे, मिजोरम, एंड देन नागालैंड, नागालैंड।
अब बोलोगे सर आप इनर लाइन परमिट कहां से आया, तो एक बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट है या रेगुलेशन जिसको बोल सकते हो, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। इसमें क्या किया गया था, अंग्रेजों ने इनके लिए क्या किया गया था कि अंग्रेजों ने ही ये स्टार्ट किया था और आज भी क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू करे। मतलब ना आपको इंडिया में अगर आप में से कोई इस स्टेट में गया होगा तो जब हम इस स्टेट पे घूमने भी जाते हैं ना तो आपको एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है वहां के गवर्नमेंट से। अगर वहां की गवर्नमेंट आपको 15 डेज का परमिट दे रही है तभी आप वहां जा सकते हैं। आपको जॉब करना है तो टाइम टू टाइम आपको परमिट लेना पड़ेगा, आपको उसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, तभी आप इन स्टेट में घूम सकते हैं और इन स्टेट में क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। और अगर आपको रहना भी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा और इनर लाइन परमिट। इसे किसने बनाया था, इसे अंग्रेजों ने बनाया था 1873 में। उनका उस टाइम मकसद कुछ और था, लेकिन अभी क्या है, ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये इसको कंटिन्यू करती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि हमारा जो ट्राइबल कल्चर है, हमारा जो ट्राइबल लैंग्वेज है, हमारा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो क्या रहे, कंजर्व रहे। तो अब क्या बोलना था, अब इन लोगों का बोलना था कि अच्छा ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, इतना सारा प्रॉब्लम तो आपको दिख रहा है। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है 6th शेड्यूल इससे बाहर, मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। इनर लाइन परमिट वाले स्टेट ये भी इंक्लूड नहीं होगा। गवर्नमेंट ने तो इसने मना कर दिया। ये दोनों का दोनों क्या होगा, नहीं होगा। मतलब आपको कैसे याद रखना है, क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं होने वाला है, एक 6th शेड्यूल और एक ILP इनर लाइन परमिट। ये इनर लाइन परमिट क्या है, अगर आप इन सारे के राज्यों में रहने के लिए जाओगे तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता है। आपको घूमने जाना है, आपको रहने जाना है, आपको जॉब करना है, तो सब के लिए आपको गवर्नमेंट का परमिट लेना है, तभी आप यहाँ रह पाओगे, अदरवाइज आप कभी भी यहाँ रह नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो और ये कब बनाया गया था, ये एक एक्ट है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, इसी के अंडर में ये चीज बनाया गया था। और ये बनाया था अंग्रेजों ने और आज तक गवर्नमेंट क्या करे, कंटिन्यू करे। क्यों कंटिन्यू करिए, क्योंकि कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, जो ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल लैंग्वेज है, उनका पॉपुलेशन है, उनको हमको कंजर्व करके रखना है, लोगों को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, इसलिए ऐसा करिए। तो ये गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मैं ऐसा कर देता हूं। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, हटा दिया। अब मुस्लिम्स का क्या था, मुस्लिम्स का मेनली इन्हीं का था, और भी कई लोगों ने, बहुत लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। इनका क्या बोलना था, आर्टिकल 14 हमारा क्या बोलता है, आर्टिकल 14 राइट ऑफ क्या, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। वो क्या बोलता है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बोलता है। अब राइट टू इक्वालिटी के बारे में बोल रहा है तो राइट टू इक्वालिटी क्या बोलता है कि सभी को तो सेम अधिकार दिया गया है। तो मुस्लिम्स का बोलना था कि अगर सभी को सेम अधिकार दिया गया है तो ऐसा क्यों है कि ये जो बना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इसमें इन 6 धर्मों को विशेष अधिकार क्यों दिया गया, हमें भी वैसे ही अधिकार मिलना चाहिए, पहला बात ये। और दूसरा, इंडिया में किसी एक धर्म को अधिक अधिकार नहीं दिया गया, सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो कैसे गवर्नमेंट एक ऐसा अमेंडमेंट कर सकती है जिसमें एक विशेष धर्म को छाट दिया गया और बाकी धर्मों को क्या दिया गया, समान अधिकार दिया गया। तो गवर्नमेंट का क्या बोलना है, गवर्नमेंट का बोलना है कि आप अभी भी जो यहां ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अभी भी इंडिया के सिटीजन है। और जो आने वाले भी मुस्लिम से जो इंडिया में रहना चाहते हैं उनको भी सिटीजनशिप मिलेगा, लेकिन वो 6 ईयर वाले प्रोसेस से नहीं मिलेगा। ठीक है, उनको वही नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से मिलेगा जो 11+1 ईयर्स का था। तो मुस्लिम्स का क्या बोलना था, जब इन 6 जो हमने 6 पढ़ा, क्रिश्चियन, जैन, ठीक है, बुद्धिज्म जो हमने पढ़ा, ये हिंदू पढ़ा, इन जो 6 धर्मों को जो विशेष अधिकार आपने दे दिया है तो हमें क्यों नहीं दिया, हमें क्यों छाड़ दिया। आपने आर्टिकल 14 का वायलेशन क्या है, आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हम एक सेकुलर कंट्री है, आपने इसका वायलेशन क्या है, आपने किसी एक विशेष धर्म को क्या किया है, छाड़ दिया, ऐसा बोलना था। और उनका यह भी बोलना था जो बीजेपी है वो प्रो हिंदू है, वो हिंदू को ज्यादा सपोर्ट करती है, ऐसा उनका बोलना था। ये मुस्लिम्स का बोलना था कि आपने ये गलत किया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है प्रो आर्ग्यूमेंट में, आपको कोई दिक्कत नहीं, जो मुस्लिम्स इंडिया में रह रहे वो तो एज इट इज है,
जो आने वाले हैं उनके लिए भी अभी भी वो ले सकते हैं, लेकिन वो वही 11+1 ईयर वाले प्रोसेस से, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से ले सकते हैं। ये प्रोसेस होगा। ये तो हुआ था, ये जो था मुस्लिम्स का बोलना था, राइट टू इक्वालिटी बोलना था उनका बोलना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, ठीक है, देश हैं। उसके बाद वो बोलता है कि हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, हमारे देश में सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया, आपने इसे वायलेट कर दिया, ठीक है। ये तो था मुस्लिम का। अब क्या हुआ, ये सारा होने के बाद अब एक क्रिटिक्स और भी बोलते हैं, एक क्रिटिक्स का एक अलग तबका है जो एक और चीज बोलता है। असम में क्या हो रहा है, असम में बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स, आपको पता होगा अभी वहां एनआरसी चल रहा है, मैं बताऊंगा असम अकॉर्ड क्या अगले क्लास में। तो जो असम में इलीगल माइग्रेंट्स है, तो वहां जो एनआरसी चल रहा था, एनआरसी का मतलब एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें क्या किया गया, जब सारा एनआरसी पूरा प्रोसेस हुआ, बहुत दिनों से ये चल रहा है 1985 के आसपास से, ठीक है। तो जब ये पूरा प्रोसेस, ये हमेशा रुकते रहता है, पॉलिटिकल बहुत सारा इसमें क्या होता है, बहुत सारा पॉलिटिकल एडवांटेज डिसएडवांटेज सब लोग देखते हैं। ये प्रोसेस आज से नहीं, ये बहुत दिन से ये चीज चल रहा है और अभी इसका रिजल्ट आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब गवर्नमेंट को क्या किया, प्रेशराइज किया, तो गवर्नमेंट ने सारा एनआरसी जल्दी जल्दी किया। अब एनआरसी जब हुआ तो पता चला असम में क्या है, 19 लाख जो है, 19 लाख वो कैसे है, इलीगल माइग्रेंट्स हैं। और 19 लाख जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ना, उसमें 14 लाख क्या हैं, 14 लाख जो है वो केवल हिंदू हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स है। अब सबका क्या बोलना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक बैकडोर एंट्री करवा रही है हिंदूज का, क्योंकि बीजेपी क्या है, सब क्या बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे क्रिटिक्स बोलते हैं, उनके आलोचक बोलते हैं, बीजेपी क्या है, बीजेपी प्रो हिंदू है। और बीजेपी के रहते हुए 14 लाख इलीगल माइग्रेंट जो कि हिंदू है, उनको इंडिया से डिपोर्ट कर दिया जाए, इंडिया से बाहर निकाल दिया जाए, ये कैसे पॉसिबल है, ये बीजेपी का बोलना है। जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट क्या बोलती है, वो बोलती है हमको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, ठीक है, इट डजंट मैटर, हमें क्या करना है, हमें अपने कल्चर, लैंग्वेज, पॉपुलेशन को कंजर्व करना है। तो क्या बोल रही क्रिटिक्स का, एक क्रिटिक्स का तबका ये भी बोल रहा है, गवर्नमेंट जो ये पूरा खेल खेल रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, वो किस लिए खेल रही है, जो एनआरसी हुआ है, एनआरसी जो असम में हुआ था, किनके लिए, अवैध प्रवासियों के लिए, इलीगल माइग्रेंट्स के लिए, उसमें कितने लाख इलीगल माइग्रेंट्स निकले, 19 लाख इलीगल माइग्रेंट्स निकले। और उस 19 लाख में से 14 लाख इलीगल माइग्रेंट्स कौन है, हिंदू हैं। और बीजेपी तो प्रो हिंदू है, और प्रो हिंदू है तो वो इंडिया से कैसे हिंदू को डिपोर्ट होने दे सकती है, वो हिंदू को ही तो रखना चाहती थी। इसलिए बीजेपी क्या कर रही है, एक बैकडोर एंट्री करवा रही है, बैकडोर एंट्री, बैकडोर एंट्री। किन लोगों का बैकडोर एंट्री करवा रही है, किन लोगों का, हिंदूज का। जो 14 लाख इलीगल माइग्रेंट्स है, वो इंडिया में उसको फिर से क्या मिल जाए, जगह मिल जाए। तो अब क्या हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यहां तो ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यहां तो वो एकदम सही लग रहा था उनको, ठीक है, आपने यहां हमको दे दिया। अभी भी यहां मणिपुर को इंक्लूड नहीं किया गया है, मणिपुर का वहां अलग चला, गवर्नमेंट ने उनको भी प्रॉमिस किया है कि उनको भी किसी तरह का ऑटोनॉमी दिया जाएगा, उनको भी किसी तरह का कंजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन अब क्या बोलना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का, आपने जब ऐसा कर दिया तो जो यहां इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको तो फिर यहां जगह मिल जाएगा हमारे राज्य में, और अगर उनको यहां जगह मिल जाएगा तो वो फिर से हमारे क्या करेंगे, कल्चर लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय करेंगे, यहां के जो आर्म ट्राइबल है उनके जॉब्स को छीन लेंगे, उनके कल्चर को खराब करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, ये उनका बोलना था। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले उनका अपोज कर रहे थे, ठीक है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये दो चीज को क्या किया, इनर लाइन परमिट को और क्या है, और दूसरा छठवीं सूची को वहां से क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन फिर भी वो अभी भी अपोज कर रहे थे, और यही कारण था ये बैकडोर एंट्री वाला जो क्रिटिक्स बोल रहे थे। और दूसरा मुस्लिम्स का क्या बोलना था, इंडिया तो एक कैसा देश है, इंडिया तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां सभी धर्मों को समान अधिकार है, और आज तक कोई ऐसा लॉ नहीं बना, आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना, ठीक है, या आज तक ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ जिसमें किसी एक विशेष धर्म को अधिक अधिकार दिया गया। तो अब कैसे, और आपने आर्टिकल 14 जो अनुच्छेद 14 है उसको आपने क्या कर दिया है, वायलेट कर दिया है, क्योंकि वो क्या बोलता है, सभी को सेम अधिकार दिया गया, आपने मुस्लिम को तो यहां से एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बात करूं, ये पूरा जो मुद्दा है आपको ये जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो आपको मुद्दा यहां दिख रहा है, ये था सिटीजनशिप एक्ट 2019 का। अब मैं क्या करूंगा, एक बार आपको प्रो और एंटी आर्ग्यूमेंट्स फिर से एक बार लिखूंगा अरेंज करके, अब आप सोचना कि कौन सही है कौन गलत है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं इसे अरेंज करता हूं, एक बार प्रो और एंटी आर्ग्यूमेंट्स लिखूंगा, आप डिसाइड करना हु इज राइट और रॉन्ग, ठीक है, डन। चलो
ठीक है। अब गवर्नमेंट का क्या बोलना है, अगर क्रिटिक्स तो एक ये भी बोलते हैं ठीक है आपको इतना माइनॉरिटीज का चिंता ही था तो आपने ये नहीं 3 देशों को क्यों चुना, नेपाल में मधेसीज हैं वो भी माइनॉरिटी, उन पे भी एट्रोसिटीज होता है, उनके लिए भी भला कुछ कीजिए, ठीक है। जैसे श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटी है, उन पे तो कई सालों से अत्याचार हो रहा है, आज भी कई लोग शिविर में रहते हैं, ठीक है, शरणार्थी शिविर में, तो उनके लिए आपने क्या किया है। तिब्बत में बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, उनके लिए आपने क्या किया है। तो आप इन्हीं 3 देशों को क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट का साफ साफ बोलना था, ठीक है, कि इसमें से गवर्नमेंट क्या बोलती है, अपने प्रो आर्ग्यूमेंट में क्या बोल रही है गवर्नमेंट, पहली बात क्योंकि ये जो मैंने 3 कंट्री लिया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा लिखा हुआ है कि वो इस्लामिक कंट्री है और उन पे क्या हो रहा है, वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज है, उसमें रिलीजियस क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, मतलब धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, उन पे अत्याचार किया जा रहा है, एट्रोसिटीज किया जा रहा है। इसलिए उनको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं, और क्योंकि वो इस्लामिक है तो वहाँ मुसलमान पे तो कोई अत्याचार हो नहीं रहा होगा किसी तरह का, इसलिए हमने क्या किया, मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया। पहला बात गवर्नमेंट ने ये बोला। दूसरा बात गवर्नमेंट ने क्या बोला, इंडिया में जो मुस्लिम शहर हैं उनको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेफ है, उनके लिए तो ये है ही नहीं, जो बाद में बाहर से आ रहे हैं वो उनके लिए है। और फिर भी अगर कोई मुस्लिम फिर भी इंडिया का सिटीजनशिप चाहता है तो उनके लिए तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस अभी भी खुला है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, उनके लिए अभी भी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस क्या है, खुला है। और जो इंडिया में मुस्लिम रहते हैं उनको डरने की बात नहीं है। हम इन्हीं 3 देश के को क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है और लगातार वहां माइनॉरिटीज का क्या हो रहा है, संख्या घटते जा रहा है, उन पे बहुत सारा एट्रोसिटीज हो रहा है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। और हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो 6th शेड्यूल है, 6वीं अनुसूची है, जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन को कंजर्व करना है, संरक्षण करना है, उससे हम उनको क्या किया, हमें यहां से उनको हमने बाहर रखा है। दूसरा इनर लाइन परमिट वाला स्टेट जो मैंने बताया था उसे भी हमने क्या किया, यहां से बाहर रखा। ये गवर्नमेंट बोल रही थी। अब क्रिटिक्स के तो बहुत सारे एंटी आर्ग्यूमेंट्स थे, आपको याद होगा। पहले तो बोल रहे थे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले लोग बोल रहे थे तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कर दिया क्या क्या, इनर लाइन परमिट और 6th शेड्यूल मतलब 6वीं अनुसूची को उससे बाहर रख दिया। लेकिन क्रिटिक्स का ये बोलना है कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा गेम कर रही है। गवर्नमेंट का गेम क्या है, सब ये एनआरसी का गेम है जो असम में हो रहा है, क्योंकि एनआरसी में कितने लोग को डिपोर्ट किया जाना है, कितने लोग इलीगल हो गए हैं, 19 लाख लोग इलीगल हो गए हैं। और 19 लाख इलीगल हो गए हैं, उसमें से ये 19 लाख कैसे है, गैर कानून अवैध प्रवासी जिसको हम लोग बोलते हैं, इलीगल हो गए। इस 19 लाख में से 14 लाख कौन है, 14 लाख तो कौन है, हिंदूज हैं, हिंदूज है। और बीजेपी क्या है, प्रो हिंदू है, बीजेपी को तो हिंदू सपोर्ट करती है। अगर बीजेपी कैसे कर सकती है कि 14 लाख हिंदू को क्या करे, इंडिया से डिपोर्ट होने दे, इसलिए गवर्नमेंट इनको बचाने के लिए ऐसा कर रही है। ये ऐसा कौन करे, क्रिटिक्स बोल रहे हैं बहुत सारा। एक तो ये भी स्टेटमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का, इसलिए वहां बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ। आप देखें बहुत सारा क्या हुआ, धरना प्रदर्शन बहुत कुछ हुआ, ठीक। मुस्लिम्स का तो वही बोलना है कि आपने हम एक धर्म को कैसे छाड़ दिया, अगर आपने 6 धर्मों को अधिकार दिया तो फिर मुस्लिम्स को क्यों छाटा, जबकि इंडिया धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। और हम आर्टिकल 14 का ये क्या है, वायलेशन है। अनुच्छेद 14 का क्या है, ये हनन है, क्योंकि वो क्या बोलता है, सभी को समान अधिकार है, लेकिन आपने तो उसका क्या किया, हनन कर दिया है। तो ऐसा बहुत सारा क्रिटिक्स बोलते हैं, बहुत सारा प्रो आर्ग्यूमेंट है, बहुत सारा एंटी आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। लेकिन ये तो चलता रहेगा। मैं ये जो पूरा जो सिटीजनशिप एक्ट था मैंने आपको सब बताया किसको क्या प्रॉब्लम है। अभी भी ऐसा नहीं कि जो मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि आने वाले मुस्लिम को किसी तरह का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। बस उनके लिए जो टाइम लिमिट है वो कितना, अभी भी 12 ईयर्स है। लेकिन इन 3 देश के 6 धर्मों को वो टाइम लिमिट को क्या कर दिया गया, 6 इयर्स कर दिया गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और एक कट ऑफ डेट रखा गया 31 दिसंबर 2014, इससे पहले आप आए या इस डेट तक आप आए आपको डायरेक्ट इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। उसके बाद एक और चीज क्या किया गया, अगर आप इलीगल माइग्रेंट है तब भी आपको सिटीजनशिप मिलेगा। ये भी क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स को क्यों दिया जा रहा है सिटीजनशिप, सब इसी के लिए, क्योंकि यहाँ जो हिंदू का ये लोग हम लोग क्या करवाना चाह रहा है, बैकडोर एंट्री, बैकडोर एंट्री बोलते हैं ना, पीछे के दरवाजे से घुसाना, बैकडोर एंट्री, चोरी छुपे, ऐसा ये ऐसा क्रिटिक्स बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैंने जो आपको था, जो गवर्नमेंट का पक्ष था, गवर्नमेंट ने जो जो बताया मैंने आपको बता दिया। जो जो क्रिटिक्स बोल रहे हैं, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे एनआरसी वाला जो ये पूरा कंसेप्ट है, मैंने सब आपको बता दिया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सही है कौन गलत है। मेरा लेक्चर आज हुआ यहाँ समाप्त। अगले क्लास में मैं फिर कुछ करंट अफेयर्स के साथ आऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये लेक्चर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर
शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। मैंने बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखा था जब ये पूरा चल रहा था, बहुत सारे लोग प्रदर्शन में शामिल है लेकिन उनको पता ही नहीं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा जब भी आप किसी चीज को सपोर्ट करो या अपोज करो तो उसका प्रॉपर पहले इंफॉर्मेशन रखो, पहले पता करो कि ये बोलता क्या है, देन सपोर्ट या अपोज करो। अब ये आप पे है कि आप सपोर्ट करोगे या अपोज करोगे, ठीक है। सब लोग तब तक क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तब तक के लिए क्या रहेंगे, स्वस्थ रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।